हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द फाल्कन चाय। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम मुद्दा जो इसकी मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट को रिलेटेड है। एंड आई एम रविन्द्रनाथ पाठक। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट का टॉपिक समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। असल में ये यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको आपकी डिमांड के अनुसार सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि अगर जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग होती है किसके लिए, वर्चुअल एप्लीकेशंस के लिए, टू फिली माइग्रेट ग्रो एंड स्ट्रिंग। असल में क्या है कि जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए वो हेल्पफुल होती है, हमको कहाँ मदद पहुंचाती है, वो हमें वर्चुअल एप्लीकेशन। वर्चुअल क्यों कहा गया, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्चुअली प्रिंसिपल जो है वो डिपेंड होता है ब्रिंग यूर ओन डिवाइस, BYOD के प्रिंसिपल पर। तो इसलिए ये जो पूरा सेटअप है ये वर्चुअल है। वर्चुअल होने के साथ साथ ही हम क्या करते हैं कि माइग्रेट होना इसका बहुत ईजी है, इसको ग्रो करना, इसका स्ट्रिंग करना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है वो क्या होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो पहला प्रिंसिपल है ये होता है फेडरेशन। अब फेडरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ बिग दे आर हैव ए फाइनाइट कैपेसिटी to grow beyond the capacity. Cloud computing providers should be able to form federations of providers such that they can collaborate and share their resources. यहाँ पर असल में बात ये आती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं कितना बड़ा स्पेस, कितनी बड़ी सेवाएं दे सकते हैं, तो उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी कैपेसिटी फाइनाइट है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट कैपेसिटी तक हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक जैसे फेडरेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो गणतंत्र है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स विल असेंबल टुगेदर एंड दे विल मेक ए फेडरेशन। तो पहला वाला इसका रूल है जो फेडरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड जैसे शब्द हम लोग सुनने में हमारे आते हैं। दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रिंसिपल है वो इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो जस्ट एज इन अदर यूटिलिटीज वेयर वी गेट सर्विस विदाउट नोइंग द इंटरनल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइडर एंड विद स्टैंडर्ड इक्विपमेंट नॉट स्पेसिफिक टू एनी प्रोवाइडर, मसलन टेलीफोन। फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज वी रियली फुलफिल द कंप्यूटिंग एज यूटिलिटी विजन। या हम कह सकते हैं कि वी नीड टू ऑफर क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स फुल इंडिपेंडेंस। बहुत सामान्य सी बात है। अभी कोई यूजर है, अगर वो सर्विस लेने के एबल होता है, मीन्स इफ एनी यूजर शुड बी एबल टू यूज द सर्विस ऑफ द क्लाउड विदाउट रिलाइंग on any provider specific tool, and a cloud computing provider should be able to manage their infrastructure without exposing internal details of their customers or partners. कोई एक्सपोज नहीं है कस्टमर की डिटेल के ऊपर, पार्टनर की डिटेल के ऊपर कोई एक्सपोज नहीं है। बस कस्टमर डिमांड कर रहा है, हम उसको उसकी साइट पर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। ये अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल इसमें काम करता है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल रिसोर्सेज एट डिफरेंट प्रोवाइडर्स। तो जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं हर किसी का रिसोर्स जो वर्चुअल है वी कैन असेंबल यूजिंग द लॉ ऑफ फेडरेशन। हम लॉ ऑफ फेडरेशन लगाएंगे तो हम उसको रिसोर्स को असेंबल करके इस सर्विस को आगे बढ़ा सकते हैं। थर्ड और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये है आइसोलेशन। आइसोलेशन की बात करते हैं, बहुत कॉमन सा वर्ड है। तो आइसोलेशन में क्लाउड कंप्यूटिंग में क्यों बेनिफिशियल होता है हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। बाय डेफिनेशन होस्टेड बाय ए प्रोवाइडर दैट विल साइमल्टेनियसली होस्ट एप्लीकेशन फ्रॉम मैनी डिफरेंट यूजर्स। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या कर रखा है, जो होस्ट एप्लीकेशन को होस्ट कर रहा है उससे साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन डिफरेंट यूजर को रन करनी है। अभी क्या होगा, ऐसे में अगर यूजर बहुत सारे हैं, वो सारे लोग अपनी कंप्यूटिंग जो है क्लाउड की ओर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या चाहिए पड़ेगा, दे नीड वारंटीज फ्रॉम द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर दैट देयर स्टफ इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर एक समय पर बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनको हम होस्ट कर रहे हैं वो साइमल्टेनियसली किसी एक टाइम पर डिफरेंट यूजर्स के लिए अगर होस्ट करते हैं तो हमको उन्हें ये वारंटी देनी पड़ेगी, ये एश्योर करना पड़ेगा कि उन सब का जो स्टफ है
मैटर जो रखा हुआ है वो एक दूसरे से आइसोलेट रहे। तो इसको बात को पुख्ता करने के लिए यूजर्स मस्ट बी इंश्योर्ड दैट देयर रिसोर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय अदर sharing the same cloud, and the adequate performance isolation in the place to ensure that no other user may possess the power of directly affect the service granted to their application। सिंपल सी बात है, आपको डायरेक्ट ग्रांटिंग ऑफ सर्विस एप्लीकेशन यहाँ पर बैरियर लगाना पड़ेगा जो इसकी थर्ड क्वालिटी है आइसोलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट एंड फोर्थ वन टर्म दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग का। इलास्टिसिटी की बात करते हैं, इसको हम एडवांटेज भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है ना, हम लोगों के पास एक कैपेबिलिटी है टू प्रोवाइड और रिलीज रिसोर्स ऑन डिमांड। मतलब हम रिसोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसोर्स को रिलीज कर रहे हैं, कैसे? ऑन डिमांड। तो ये इलास्टिसिटी कैपेबिलिटी है, यानी कि दिस शुड बी इनेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स। क्यों? टू मीट डिमांड वेरिएशन। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, उनको ऑपरेशनल सर्कमस्टांस चाहिए, ऑटोमेटिकली डीलिंग चाहिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लेवल पर। ठीक है, अभी कोई और कंपनी है तो उसको बिहेवियर चेक करना है, तो हम उसको उसके हिसाब से सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो कस्टमर की जैसी डिमांड होगी उसके हिसाब से हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो इलास्टिसिटी ये कहलाता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इतना सक्सेसफुल है? फेडरेशन में हमने देखा था कि हम लोग ये कर सकते हैं कि एक सर्विस प्रोवाइडर अगर बहुत लिमिटेड है, उसके पास लिमिट्स हैं, तो क्या करते हैं, फेडरेशन बनाते हैं। फेडरेशन होने के बाद भी उस फेडरेशन की हर एंटिटी, हर सर्विस प्रोवाइडर की इंडिपेंडेंट है। आइसोलेशन हम ये कहते हैं कि बिना तुम्हारी परमिशन के और तुम्हारे न डेटा को कोई चेक कर सकता है ना कहीं जा सकता है। इलास्टिसिटी ऑन डिमांड, जब जितनी जरूरत है तब उतना प्रोवाइड करा रहे हैं। इन सबको के साथ एक बहुत बड़ा पैरामीटर और दैट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रस्ट। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट हम क्या करेंगे? हाँ, अब ये मुद्दा क्रिटिकल है, यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए हमको। क्या चाहिए? मैकेनिज्म टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट। कहाँ ट्रस्ट बिल्डिंग का मैकेनिज्म चाहिए? क्लाउड कंप्यूटिंग कंज्यूमर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस के कंज्यूमर है, उनके बीच में ट्रस्ट बहुत जरूरी है और ये बहुत क्रिटिकल मुद्दा है। अब यहां से देखते हैं होता क्या है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये सक्सेसफुल प्रिंसिपल है। हाँ, अब यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रस्ट का मुद्दा एक बार जो सर्विस प्रोवाइडर है और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है उनके बीच में भी आ सकता है कि जो द मैकेनिज्म ऑफ ट्रस्ट कह सकते हैं हम इसको, ये इट मे बी इन बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स अमंग देमसेल्फ, यहाँ भी हो सकता है। और ये होना बहुत जरूरी है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सक्सेसफुल जो रन करता है उसके लिए ये 5 मुद्दे हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जो बेसिक इश्यूज हैं, फेडरेशन, इंडिपेंडेंस, आइसोलेशन, इलास्टिसिटी एंड ट्रस्ट, ये जो मुद्दे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, वो हम जान रहे हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अब देखिए, अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम ऑनलाइन ऑन डिमांड सर्विस दे रहे हैं। अब क्या होगा कि जब हम सर्विस दे रहे हैं, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, तो क्या होगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस रिसीवर है ना, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई सर्विस होती है तो जब तक उसके बीच में लीगल एग्रीमेंट नहीं होता है तो क्या होगा कि आपने कहा मैं प्रोवाइड करूंगा और एन मौके पर आप वादे से मुकर गए, तो जो आपका इसका बेसिक प्रिंसिपल है ना, ये बेसिक प्रिंसिपल में ट्रस्ट वाला वर्ड है, ये वायलेट हो जाएगा। तो इसलिए एक एग्रीमेंट होता है, इसको हम एसएलए कहते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं। ये मैनेज क्लाउड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हम देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की जो बात आई, एक उससे पहले हम लोग के पास एक अप्रोच हुआ करती थी जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। ट्रेडिशनल में क्या होता था कि एक जैसे लोड बैलेंसिंग अप्रोच होती थी कि बहुत सारा काम आया, आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो उस अप्रोच को हम कहते हैं लोड बैलेंसिंग। तो लोड बैलेंसिंग का एल्गोरिथम जैसे हमने शो कर रखा, अभी एल्गोरिथम क्लाउड कंप्यूटिंग में भी काम करता है। यानी कि अगर लोड बैलेंसिंग को हम डिफाइन करें सीधे शब्दों में, क्या कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए लोड बैलेंसिंग इज टू डिस्ट्रीब्यूट द इनकमिंग रिक्वेस्ट। कहाँ? इनटू ए सेट ऑफ फिजिकल मशीन्स, ईच होस्टिंग ए रिप्लिका ऑफ एन एप्लीकेशन। बिल्कुल,
अभी मेरे पास एल्गोरिदम आई, हम लोगों ने क्या क्या कि उसको डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने यहाँ पर एक ग्राफिक एल्गोरिदम बना रखा है फ्लो चार्ट की मदद से कि कैसे लोड बैलेंसिंग की जाती है। ये लोड बैलेंसिंग की जनरल टैक्सोनॉमी है, ठीक है। अभी लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम जो है यहाँ पर हमको दिख रहा है कि फिजिकल मशीन है, उसकी रिप्लिका कई जगह है और वहाँ पर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अभी अब ये लोड बैलेंसिंग का जो पर्सपेक्टिव है सर्विस लेवल एग्रीमेंट में, ये सर्विस प्रोवाइडर की ओर से होता है। क्यों सर्विस प्रोवाइडर ने क्यों लोड बैलेंसिंग करनी है? क्योंकि फिजिकल मशीन जो है वो मेरे कस्टमर के पास है, उसको मैं कितना डेटा कैसे सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये लोड बैलेंसिंग जो है सर्विस प्रोवाइडर की पर्सपेक्टिव से होगी। और सर्विस लेवल मैनेजमेंट यानी एसएलए का दूसरा प्रिंसिपल जो है वो एडमिशन कंट्रोल कहलाता है। एडमिशन कंट्रोल हम सीधे सीधे कहें कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ, जैसे मैंने डेफिनेशन में मेंशन कर रखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिशन कंट्रोल mechanism is to monitor the incoming request and identify a subset of incoming requests that can be admitted into the system when the system faces overload situations। देखो अब एडमिशन कंट्रोल क्या है, ओवरलोड सिचुएशन। अभी अगर एडमिशन मैकेनिज्म नहीं होगा तो मेरे पास बहुत सारे इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस रिक्वेस्ट को मैं रिसोर्स के लिए जो एडमिट करूं, कौन से रिसोर्स को रिक्वेस्ट के लिए एडमिट करूं, यानी कौन सा रिसोर्स मैं रिलीज करूं अगली वाली रिक्वेस्ट के लिए, यहाँ सब देखेंगे। क्यों एडमिशन कंट्रोल? एडमिशन कंट्रोल के लिए हमको पहले पता है कि लोड बैलेंसिंग करना है। जैसे लोड बैलेंसिंग में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग एक एल्गोरिदम लेते हैं जो फ्रंट एंड नोड होता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रंट एंड नोड नाइदर अवेयर ऑफ टाइप ऑफ क्लाइंट फ्रॉम विच द रिक्वेस्ट ओरिजिनेट, जो दे रहा है उसकी कैटेगरी की रिक्वेस्ट नहीं है, तो हम उस फ्रंट एंड को स्किप करते हैं, कहीं और को ले जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी के लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम वहां हम लोग लगाते हैं मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब इन सबको देखने के लिए मुझे एडमिशन कंट्रोल का बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है। अब क्या होता है, हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात यह है, ड्यूरिंग ओवरलोड सिचुएशन, अगर सिचुएशन ओवरलोड की हो जाएगी तब क्या होगा, अब देखते हैं। अब रिस्पॉन्स टाइम फॉर ऑल रिक्वेस्ट वुड इनवेरिएबली डिग्रेड, है ना। अब रिस्पॉन्स टाइम जो होगा उसकी वो क्या करेगा, ओवरलोड होने की कंडीशन में डिग्रेड होगा, ठीक है, सारे अराइविंग रिक्वेस्ट के लिए सर्वर पर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एडमिशन कंट्रोल जो होगा यहाँ पर वो डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग द सेट ऑफ रिक्वेस्ट। किसको डिसाइड करेगा? सेट ऑफ रिक्वेस्ट को, दैट शुड बी एडमिटेड इनटू द एप्लीकेशन सर्वर व्हेन द सर्वर एक्सपीरियंस वेरी हैवी लोड्स। बस सिंपल सा मैकेनिज्म है यहाँ पर। तो इसका ये दूसरा फैक्टर है एडमिशन कंट्रोल का। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम ये देखते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने दो कंपोनेंट देखे किसके, सर्विस लेवल एग्रीमेंट के। पहला हमने देखा कि सर्विस प्रोवाइडर का पर्सपेक्टिव था, दूसरा हमने देखा एडमिशन कंट्रोल था, और फिर हम उसके बाद ये सर्विस लेवल जो एग्रीमेंट है उसके की कंपोनेंट्स हम ढूंढ रहे हैं। कौन कौन से की कंपोनेंट हैं? की कंपोनेंट्स जो है वो कहलाते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट जब बनता है, बनते समय जो जो पैरामीटर उस एग्रीमेंट को बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, मतलब जो पैरामीटर हेल्पफुल होते हैं, वो मेरे सर्विस लेवल के कंपोनेंट कहलाते हैं। इसमें जो चीजें की कंपोनेंट में आती हैं, पहला कंपोनेंट है सर्विस लेवल पैरामीटर। ये क्या करता है? ये करता है कि दिस डिस्क्राइब्स, अगर हम इसको कहें सिंपल शब्दों में इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्क्राइब्स एन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्विस हुज वैल्यू इज मेजरेबल। मतलब जो मेजर हो सकता है वहां पर पैरामीटर उसी के ऊपर हम बनाएंगे जो चीज मेजर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल सी बात है, जब हमने मेजरेबल क्वांटिटी हमने छांट ली तो फिर हम उसको मेजर करने के रूल एंड रेगुलेशन निकालेंगे। वो सेकंड नंबर जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारी बताती है। मैट्रिक्स की अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, मैट्रिक्स की सिंपली डेफिनेशन अगर सिंपल शब्दों में कहेंगे तो दे आर द डेफिनेशंस ऑफ वैल्यूज ऑफ सर्विस, बस, दैट आर मेजर्ड फ्रॉम ए सर्विस प्रोवाइडिंग सिस्टम। या तो मेजर की जाएंगी, अगर मेजर करने के बाद एक तरीका और होता है, दे ऑल्सो कैन बी कंप्यूटेड, एक कंप्यूट भी कर सकते हैं, या हम इनको ऐसा कर सकते हैं कि दे कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम अदर मैट्रिक्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अब मैट्रिक्स और थोड़ा सा उसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स आर द की इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, मैट्रिक्स आर द की इंस्ट्रूमेंट्स टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट एसएलए पैरामीटर मीन बाय स्पेसिफिक हाउ टू मेजर और हाउ टू कंप्यूट द पैरामीटर वैल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको मेजर करने में
हेल्पफुल होता है। अब इसके बाद मैट्रिक्स बना ली हमने, पैरामीटर निकाले, अब इनके लिए जो इक्वेशन बनेगी दैट इज अ फंक्शन। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा, मतलब मैट्रिक्स के मैंने पैरामीटर्स निकाल लिए, मेजर कर लिया, अब ये पैरामीटर कितना परसेंट अफेक्टेड होगा, तो ये डिफाइन होगा फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन की डेफिनेशन सिंपली यहाँ पर हम लोग की ऐसे की कंपोनेंट में फंक्शन की डेफिनेशन लेते हैं, क्या कहेंगे, मान लो इजी शब्दों में समझाना चाहें तो क्या कहेंगे, फंक्शन स्पेसिफाइज हाउ टू कंप्यूट मैट्रिक्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अदर मैट्रिक्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले मैट्रिक्स में भी यही कहा था। या हम कहेंगे कि फंक्शंस आर सेंट्रल टू डिस्क्राइबिंग एग्जैक्टली हाउ SLA पैरामीटर्स आर कंप्यूटेड फ्रॉम रिसोर्स मैट्रिक्स। बस ये सब हो गया। अब उस मैट्रिक्स को मेजर करने का जो लास्ट तरीका है वो मेरा कहलाता है मेजरमेंट डायरेक्टिव्स। तो ये कुल मिला के मेरे 4 की कंपोनेंट हो गए SLA के। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ SLA कितनी तरह का होता है। सर्विस लेवल प्रोवाइडर को जब मैं उसकी कैटेगरी में डिवाइड करूंगा तो उसको डिवाइड करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की व्याख्या करनी पड़ेगी, जिनमें है कि जो एग्रीमेंट प्रोवाइडर फ्रेमवर्क है एक, तो है ना, वो सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट किन पर डिपेंड करता है, वो इन 4 मुद्दों पर डिपेंड करता है। वो 4 मुद्दे हम लोगों ने अभी अभी देखे हैं ना, ये जो की कंपोनेंट होते हैं SLA बनाने में। ठीक है, ये की कंपोनेंट के पर डिपेंड करता है। अब जब एग्रीमेंट बन गया, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बन गया सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर के बीच में, तो फिर बिजनेस एक स्टेबल हो जाएगा इन पैरामीटर को लेकर। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं SLA कैन बी मॉड्यूल्ड यूजिंग वेब सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अब ये हो कहाँ पर, काम कहाँ पर रहा है, ये सारा काम हमारा वेबसाइट के ऊपर हो रहा है। तो SLA कभी कभी रिप्लेस कर देते हैं हम एक शब्द से, WSLA। WSLA में हमारा क्या लग गया, सर्विस लेवल एग्रीमेंट था, उसके आगे हमने वेब वर्ड लगा दिया, तो वेब सर्विस लेवल एग्रीमेंट WSLA। ठीक है, अब नाउ SLA बिकम WSLA। अब WSLA जो होगा वो इन 4 की कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। और यहाँ से आगे जाने के बाद अगर मैं WSLA पर देखता हूँ, और तो यहाँ से मुझे अगर इसको डिवाइड करना है टाइप्स ऑफ SLA, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 तरह का SLA, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का के लिए और एक होगा एप्लीकेशन के लिए। हमने देखा है कि सर्विस जब प्रोवाइड करा रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की भी करवा रहे हैं, एप्लीकेशन लेवल की भी करवा रहे हैं, तो दोनों के लिए मेरा एग्रीमेंट बनेगा। अभी देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एग्रीमेंट बनता है उसमें क्या खास होता है। अब ये क्या होगा, देखो, हाँ, अभी ये जो होगा ये मैनेज करेगा कहाँ पर, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी पर। उसके अंदर जैसे सर्विस मशीन आ जाएगी, पावर आ जाएगी, नेटवर्क कनेक्टिविटी आ जाएगी। अभी यहाँ थोड़ा और डिफाइन करते हो, इंटरप्राइजेज मैनेज देमसेल्फ एंड देयर एप्लीका, कहाँ उनको अप्लाई कर रहे हैं हम, वो भी मैनेज होगा। ठीक है, अब अगर इसको प्रॉपर्ली सारे टॉक को मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे लेकर समराइज करूँ अपने ही पुराने 2 स्टेटमेंट को, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड मैनेज एंड ऑफर्स अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस मशीन, पावर, network, connectivity, and so on. They also manage themselves for their applications that are developed on these server machines. बस सिंपल सा काम। अब जो मशीन होगी, मशीन देखो, अब जो सर्विस मशीन है, अगर कोई आदमी उस मशीन की सेवाएं ले रहा है तो हम इसको इन द लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी, लॉ की लैंग्वेज में हम कहेंगे लीज पर मशीन गई है। इनको बहुत कॉमन सा वर्ड है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा हम एक इंटरेस्टिंग वर्ड लगा देते हैं। हम क्या कहेंगे कि द मशीन्स आर लीज्ड टू कस्टमर्स, है ना, एंड आर आइसोलेटेड फ्रॉम मशीन टू अदर कस्टमर्स। अब एक मशीन को जब मैं एक कस्टमर को लीज दे रहा हूँ वर्चुअली उसके रिप्लिका, तो लेकिन वो दूसरे वाले कस्टमर से आइसोलेटेड है, एक का दूसरे में कोई काम पता नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब मैंने सर्विस लेवल पर गारंटी दे रखी है, तो इसको हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर SLA। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। अब एप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि को लोकेशन होस्टिंग मॉडल है, लोकेशन एक है, को लोकेशन, लेकिन सर्विस कैपेबिलिटीज अवेलेबल टू द एप्लीकेशन बेस्ड सोलोली ऑन देयर रिसोर्स डिमांड। एक एक एप्लीकेशन की डिमांड पर, उसके मॉडल पर सर्वर कैपेसिटी में दे रहा हूं। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सीधे सीधे समराइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि द सर्विस प्रोवाइडर्स आर फ्लेक्सिबल इन एलोकेटिंग एंड डीएलोकेटिंग व्हाट कंप्यूटिंग
resources among the co-located applications. बस सिंपल सा टॉक। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर की हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लाइफ साइकिल ऑफ एसएलए। अब कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी चीज जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उसकी एक लाइफ होती है। उसको लाइफ, मेरा कहने का मतलब है कि उसकी इंफॉर्मेशन की फिजिबिलिटी स्टडी से लेके उसकी एप्लीकेशन तक का जो एरा होता है, वो टाइम पीरियड उसकी लाइफ कहलाता है। और ये कंपलसरी है कि अगर एग्रीमेंट लीगल होगा तो उसकी लाइफ साइकिल होगी। अब लाइफ साइकिल में क्या होगा कि अब ये लाइफ साइकिल एक तरह का सिस्टम होता है। तो इसके कुछ डेफिनेट स्टेप्स होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो किए जाते हैं। कि ऐसा नहीं कि थर्ड स्टेप पहले आ गया और फर्स्ट स्टेप की हम लोग बाद में बात कर रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस होता है। ये हेल्पफुल होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये उस स्टेप्स होते हैं जो मुझे एसएलए बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। जहाँ पर मैं ये बात करूंगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो एक्टिवेशन में मददगार होते हैं, जो मॉनिटरिंग करने के काम आते हैं। कि जो शर्तें सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कस्टमर के बीच हैं, वो वही शर्तें ठीक से फॉलो हो रही हैं जिस एग्रीमेंट पर उन्होंने साइन किया था या नहीं किया था। तो अभी सबसे पहले इसकी लाइफ स्टाइल के पहले वाले पैरामीटर की बात करते हैं, तो वो होती है कि कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होती है सेवा की शर्तें। यहाँ पर क्या होता है कि सेवा की शर्तें डिस्कस होती हैं किसके बीच में? स्वाभाविक सी बात है, किसके बीच में होंगी? अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम सीधे सीधे अगर दो लाइन में इसकी डेफिनेशन कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर डिफाइंस ए सेट ऑफ सर्विस ऑफरिंग एंड करस्पॉन्डिंग एसएलए यूजिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स। वो टेम्पलेट होगा कैसा? जैसे कोई कंपनी है, वो एक आपको पैम्पलेट अवेलेबल कराती है ना। टेम्पलेट होता है, उस पर लिखा होता है, वो आप यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड जैसे आपकी फिजिकल डिवाइस के साथ होते हैं, तो वैसे ही यहाँ जो कॉन्टैक्ट डेफिनेशन की शर्तें होती हैं वो हमारे इनके साथ आती हैं। अगली चीज होती है पब्लिशिंग एंड डिस्कवरी। ये कहते हैं कि जो चीजें इनकी कॉन्टैक्ट डेफिनेशन है उसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश क्यों करना है? क्योंकि जब तक वो इस फॉर्मेट में नहीं होगी जो पब्लिश है, तब तक हम लोग कैसे मालूंगे कि चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं? तो ये ऐसा करते हैं कि दे एडवर्टाइज दीज बेस सर्विस ऑफरिंग थ्रू स्टैंडर्ड पब्लिकेशन मीडिया। किसी भी मीडियम पब्लिश कर लेते हैं जो कि कस्टमर एबल टू लोकेट देयर सर्विस प्रोवाइड। बस उसी की तरह मान लीजिए कैटलॉग है ना, आपने कहा कि आपने क्लाउड पे कोई सर्विस ली, नहीं आया, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, भैया आपके कैटलॉग पे तो हम लोगों ने अगर ये पैकेज लिया था तो इतनी इतनी सर्विसें देने का आपने वादा किया था, तो आप दे नहीं रहे हो। तो ये पब्लिकेशन एंड डिस्कवरी वहाँ पर हेल्पफुल होता है। ये जो कंज्यूमर के साथ जो इश्यूज आते हैं उन मुद्दों को निपटाने के लिए, ये निगोशिएशन के लिए भी एक हिसाब से काम होता है। अब निगोशिएशन क्या होता है? अब एक बार कोई कस्टमर है, उसने सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ लिया है, और उसको सर्विस प्रोवाइडर से सेटिस्फेक्शन भी हो गया कि इस सर्विस प्रोवाइडर के पास जो मेरी नीड्स हैं, होस्टिंग नीड, वो पूरी हो जा रही हैं यहाँ पर। अब होगा क्या निगोशिएशन पर? फिर इस स्टेज में आने के बाद एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन पैकेज बनेगा जो सर्विसेज को ऑफर करेगा ऑटोमेटेड मोड में। ये काम होगा, देन अगेन ये होगा, फिर अगेन ये होगा, फिर अगेन ये होगा, फिर अगेन ये होगा। बस अब जब हमने निगोशिएशन कर लिया चीजों का, तो अब बारी आती है कि निगोशिएशन की भी चीजों को अप्लाई करने की। तो अगला स्टेट, जो अगली लाइफ साइकिल का अगला स्टेप कहलाता है, वो कहता है ऑपरेशनलाइजेशन। मतलब आपने क्या करना है कि जो निगोशिएट की हुई शर्तें हैं, इनको आपने ऑपरेटिंग मोड में लाना है। पैरामीटर की वैल्यूज को लेना है। मैट्रिक्स आपने पहले बनाई थी, जैसे आपने डिफाइन की थी कि इतना काम करोगे तो इसका पेमेंट वैल्यू इतना है, या इतना काम करोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ जा रही। उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग काम करनी है, और काम करते करते आगे को ये जाते रहेगा। तो ये ऑपरेशनलाइजेशन कहलाएगा। उसके बाद फिर अगला जो स्टेप आता है, लास्ट एंड फाइनल स्टेप, डी कमीशनिंग। इसमें हम लोग करते क्या है? इसमें ऐसा होता है कि टर्मिनेशन ऑल ऑफ ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अंडर ए पर्टिकुलर एसएलए व्हेन होस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस कंज्यूमर हैज एंडेड। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने सर्विस प्रोवाइड की तो लाइफ टाइम आपको उसकी सर्विस प्रोवाइडर अपनी शर्तों को, निगोशिएशन को पूरा करेगा। स्वाभाविक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो शर्तें हैं, इसका जो टाइम होता है, जब वो टाइम ओवर हो जाता है तो डी कमीशनिंग वाली फैक्टर वहां पर आ जाता है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ एसएलए के स्टेप हैं जो हमने वर्ड टू वर्ड
डिफाइन किया। अब हम ये देखते हैं कि क्लाउड में इसको कैसे मैनेज करते हैं, एसएलए को क्लाउड में। तो सबसे पहला काम बहुत इजी है, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोग स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? हाँ, उसमें हम लोग जो फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं वो फिजिबिलिटी स्टडी जो होती है, 3 तरह की फिजिबिलिटी स्टडी होती है चीजों की, है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग 3 तरह की सर्विस दे रहा है, तो 3 तरह की फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। तो 3 तरह की फिजिबिलिटी स्टडी जो होती है, पहली टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि मैं जो एग्रीमेंट लिख रहा हूँ टेक्निकली फिजिबल है, मैंने कहा कि सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा, सर्विस प्रोवाइड करना क्लाउड के थ्रू पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आएंगे, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बाई चांस एग्रीमेंट में फिर आप लोग उस सर्विस को प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, या क्लाउड सर्विस देने वाली कोई कंपनी अगर उसको प्रोवाइड नहीं करा पाती तो टर्म्स ऑफ वायलेशन हो जाएगा, ये जो आपने एग्रीमेंट बनाया एग्रीमेंट वायलेशन हो जाएगा। अगला इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिबिलिटी, कि हम लोगों ने कहा था कि हमें ये भी पता नहीं होता है कई बार कि क्लाउड का जो क्लाइंट है वो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, क्या रखता है, लेकिन जब वो हम लोग उसे फेस टू फेस डेवलप करने या मॉडल डेवलप करने में हमारे आमने सामने आ जाता है, जब हम उससे बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन निकालते हैं, पब्लिशिंग एंड डिस्कवरी में हम लोग साफ लिखते हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ये सर्विस इतने इतने यहाँ काम करेंगी, तो सेकंड उसकी फिजिबिलिटी होती है। और अगली फिनेंशियल फिजिबिलिटी, कि कितने स्टेप पूरे होने के बाद फिनेंशियली आपको कितना गेन होगा, अगर उतना गेन नहीं हो रहा तो आप उसको ब्लॉक कर दोगे, पॉज कर दोगे, आप जो भी करेंगे वो फिजिबिलिटी कहलाएगी, फिनेंशियल फिजिबिलिटी। अब बिल्कुल इसके बाद फिजिबिलिटी के बाद ऑन बोर्डिंग। फिजिबिलिटी की स्टडी जब हम लोगों की हो गई तो हम लोगों ने उसके बाद का ऑन बोर्ड, चीजें ठीक हो गई। ऑन बोर्ड मतलब हम उन चीजों को सेटअप करते हैं, स्टेबल करते हैं, एक उसका सेटअप बनाते हैं आगे बढ़ने के लिए मैनेजमेंट में। फिर होता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम लोग जैसे एक बेस मॉडल बनाते हैं उसका, ये देखने के लिए कि चीजें एप्लीकेबल हो पा रही है नहीं हो पा रही है फिजिबिलिटी के साथ। जब वो चीजें प्री प्रोडक्शन में शॉर्ट बहुत उसमें एक बहुत छोटे से एरिया में बहुत कम प्रोवाइडर्स के साथ अगर वो चीजें पॉसिबल होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको फिर आगे को, जैसे मॉडल होते हैं ना हमारे, हम लोग क्या करते हैं उसमें इन्हांसमेंट करते हैं इटरेशन के साथ साथ। जो स्टेप पूरा नहीं हो पाया इटरेटिव मोड में उस स्टेप में जाएंगे, उसका इन्हांस करेंगे, उसको करने के बाद प्री प्रोडक्शन एक सक्सेसफुल वहां पर ऐसी स्टेट में आ जाता है कि मेरी फिजिबिलिटी की सारी कंडीशंस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ऐसे कंडीशन पर जो मेरा वर्ड आता है दैट इज माय प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप फाइनली अगर आप प्रोडक्शन देखो तो प्रोडक्शन हमारा लगभग ये लाइफ साइकिल के ऑपरेशनलाइजेशन वाले स्टेट पर हम लोग आ गए हैं अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्शन है, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, कस्टमर ने आपकी डिमांड भेजी है, आप उसको सर्विस दे रहे हो, आप उसके सर्विस प्रोवाइडर हो, तो प्रोडक्शन पे है। उसके बाद जब आपका एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन पूरे होने पर आती हैं तो आप उसके साथ जो एग्रीमेंट का टाइम है उसको कंप्लीट कर लेते हो, उसकी लीगल एंडिंग हो जाती है, तो दैट इज नोन एज द टर्मिनेशन इन SLA मैनेजमेंट इन क्लाउड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर उन्हें इन्वॉल्व कर दें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।